हेलो बच्चों, मैं आप लोग आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। यानी पहला आपका क्वेश्चन है प्रकाश का प्रवर्तन। तो यहाँ पर पहला है कि प्रकाश क्या है, मतलब प्रकाश क्या है। तो याद रखिए प्रकाश एक ऐसा बाहरी प्रकाश उत्तर होगा आपका। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है उपस्थिति में रुकिए एक सेकंड जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है प्रकाश, ये वाला प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो प्रकाश है ना, एक प्रकार के यह ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार के ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है, याद रखिएगा। फिर अगले नंबर क्वेश्चन है, फिर है कि यह निर्वात में भी गमन करती है। मतलब निर्वात मतलब हवा, निर्वात मतलब हवा में भी गमन करती है। फिर है कि निर्वात में इसकी चाल, निर्वात मतलब इसका चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है या 3000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक। फिर है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये वाला पॉइंट है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। मतलब प्रकाश जो है ना, मतलब एकदम माध्यम मतलब मीडियम में गमन करती है। फिर है अगला पॉइंट ये वाला, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जो प्रकाश है ना, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। फिर है ये वाला पॉइंट, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर जितना मनुष्य है उसके लिए सबसे प्रकाश जो सबसे स्रोत है ना, जो खत्म नहीं हो सकता है, वह सूर्य है। यह असीमित है, खत्म नहीं हो सकता है, यह प्रकृति द्वारा दिया गया है। हाँ ठीक बच्चों, ठीक बच्चों। हेलो किड, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ठीक, मतलब 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। ठीक है। अगले नंबर आपका क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में पाया गया यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के माध्यम, ये वाला पॉइंट है, अपने पथ से थोड़ा या विचलन हो जाती है। इस घटना का विवर्तन दिया गया है। ठीक है बच्चों। फिर आपका अगला नंबर सवाल है, क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक। फिर है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तरह के प्रकाश का स्रोत है वो वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कि हो गया आपका जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सब हो जाएगा। ठीक। अब रुकिए एक सेकेंड, थोड़ा हटा देने दीजिए। फिर है कि प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा पानी पीने गया था। यहाँ पर सवाल है कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। मतलब प्रकाश जो स्रोत भी होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य, मतलब जो प्रकाश है इसका प्राकृतिक स्रोत सूर्य होता है, तारा होता है, जो ग्रहों इत्यादि मतलब होते हैं। पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर प्रकाश मानव निर्मित स्रोत है। प्रकाश में मानव निर्मित स्रोत क्या क्या है? लैंप है, लालटेन है, दिया है, इत्यादि है। ठीक। अब है कि आत्मदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया आदि। फिर है उद अदीप्त, अदीप्त ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता उसे अदीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे चंद्रमा, टेबल। फिर प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों ओर की विकृत हो जाता है। इस प्रक्रिया को, सेकंड के थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, उस प्रक्रिया को उस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक,
प्रकीर्णन कहते हैं। ये हो गया। फिर अब थोड़ा रुकिए और दूसरा पॉइंट लेते हैं। ये आपका, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे कुछ हो, ठीक। फिर ई नंबर आपका सवाल है, प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं, मतलब प्रकाश का जो किरण है किसे कहते हैं। याद देखिए, प्रकाश किसी पथ पर चलता है, प्रकाश जो है किसी पथ पर चलता है, उसके दिशा को ही किरण कहते हैं, या एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। ये आपका बता दिया मैंने। अब है कि किरण पुंज, ये क्वेश्चन 2016 पूछे कि, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार लीजिएगा, ठीक। फिर है कि किरण पुंज, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश किरणों का समूह किरण पुंज कहते हैं। किरणों का समूह किरण पुंज या प्रकाश पुंज दोनों भी हो सकता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, ऐसा कपूर जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर दूसरा अभिसारी किरण पुंज, दूसरा नंबर है कि ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, मतलब सभी जो किरण जमा होता है ना, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर है आपका अपसारी, ऐसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर है प्रकाश के गमन, ये वाला बता रहे हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन पदार्थ पर आप प्रकाश के लिखे हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश 3 प्रकार, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। फिर आपका पारदर्शी पदार्थ क्या है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया कांच, पानी, हवा इत्यादि। फिर है अपारदर्शी, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया। फिर है अपारदर्शी, मतलब प्रभासी वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाती है, प्रभासी कहते हैं। जैसे हो गया तेल, कागज, घीसा, ये हो गया, ये सब। अब लास्ट नंबर सवाल देखिए कि प्रकाश की माध्यम किसे कहते हैं। तो यह प्रकाश का माध्यम यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर आँखों तक पहुँचती है, उससे प्रकाश का माध्यम कहलाता है। हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, अल्कोहल हो गया, हीरा हो गया इत्यादि। थोड़ा ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्योंकि बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव लाए हैं आज, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए हैं। यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्टिव, देख लीजिए आप लोग। पहला नंबर का सवाल है कि प्रकाश के नियम से निर्धारित, मतलब प्रकाश के जो नियम है उसे क्या निर्धारित होता है। तो देखिएगा, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 में पूछले है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिएगा। फिर है कि प्रकाश तरंग का होता है, तो प्रकाश में विद्युत चुम्बकीय तरंग भी होता है, ये भी मार लीजिए। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। फिर 3 नंबर है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। दर्पण के सामने किसी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। सीधा जब कहे तो खाली काती कहना है, समतल उत्तल, ये दोनों डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से 3 तक हो गया, अब 4 नंबर से हम लोग करवाते हैं आपको। 4 नंबर से है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रकाश की किरण होती है। तो यह देखिए, निर्वात में जो प्रकाश की किरण होती है वो तेज रहती है। ये क्वेश्चन, जो प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरण सीधे रेखा में गमन करती है। फिर 6 नंबर तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज याद रखिए प्रभाषक होता है तैलीय कागज। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। एक 9 नंबर है, अभी 9 नंबर बता रहे हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, प्रवर्तन किरण पुंज होता है। याद रखिए, जब ये हो जाएगा आपका अभिसारी हो जाएगा। फिर है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण कहे तो प्लस लीजिएगा, काल्पनिक कह रहा है नो, शून्य होगा, प्लस सी नंबर हो जाएगा 10 के। फिर 11 नंबर,
एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होता है, तो परावर्तन कोण का मान आपका हो जाता है 0 डिग्री, नहीं 90 डिग्री होता है। ठीक। फिर है 12 नंबर, गोलीय दर्पण का फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संघर्ष है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक। R=2F। फिर है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आप आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, वक्रता मुख्य फोकस के बीच। आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। अरे मना क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक। अब मैं और बताने वाला हूँ क्वेश्चन 15 नंबर। यहाँ तक हम लास्ट लग रहा है करवाएंगे, देखेंगे समय बचेगा तो करवाएंगे। लास्ट नंबर क्वेश्चन है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत के लिए याद रखिएगा होता दर्पण का उपयोग। फिर 17 नंबर है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह आपका उत्तल अवतल समतल समतल होगा सर्च लाइट। दंत विशेष में दंत विशेष का अगर नाम भी लिया जाए तो सिर्फ अवतल मारना है आप लोगों को। फिर है कि 19 नंबर है आपका कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपका हो जाएगा वास्तविक उल्टा आवर्धन प्रश्न, वास्तविक उल्टा मारिएगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा का वास्तविक सीधा कभी नहीं हो सकता है। फिर 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस त्रुटि जिसकी त्रिज्या 32 16 दूनी 32 अधिक कर देना है आपको। यानी आपका हो जाएगा बी नंबर, जो सी नंबर बाकी। 21 नंबर है किसी दर्पण पर उपयोग पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अवतल। किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृष्टि पर किया जाता है, यहाँ पर आपका समतल हो जाएगा। फिर है 22 नंबर नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी होगी धनात्मक। निम्न में से किस दर्पण, यह 23 नंबर है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखिए निम्न से धनात्मक कहेगा तो उत्तल उत्तल दर्पण मारना है आपको। कथी मारना है, उत्तल। फिर है आपका क्वेश्चन है 24 नंबर। हाँ वहाँ तक करवा दिए। किसी कार के अप्रवधित प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से है अग्रदीप, यानी अवतल हो जाएगा आपका। फिर है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, याद रखिएगा। और मैं क्वेश्चन आज पूरा ऑब्जेक्टिव मैं ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से 26 नंबर है, बस ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बचा है। 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है 27 26 नंबर सवाल है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि 1 सेकंड बचे, थोड़ा 2 मिनट, थोड़ा आंसर कापी पर लिख ले रहे हैं। छब्बीस नंबर से सवाल करवाना है, हमको याद है। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर सवाल है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनते हैं, तो वो करा था केंद्र, यानी सी होगा आपका क्वेश्चन,
आंसर सी होगा। फिर है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग, दाढ़ी बनाने में याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या और निम्नलिखित में से कौन संबंध है, तो R बराबर 2F होगा। देखिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये होगा R बराबर 2F। फिर 29 नंबर, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण अगर जो कह रहा है तो आपका सबसे पहले प्लॉट जाना है, उल्टा आवर्धित कहेगा ना, ये होगा आपका उल्टा आवर्धित। फिर है 30 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता था। वस्तु से छोटा अगर जो कह दे तो याद रखिएगा, वस्तु से छोटा कह दे, एक सेकंड रुकिए थोड़ा, वस्तु से अगर छोटा कह दे, उनका नंबर क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। वस्तु छोटा कहे तो आपको उत्तल मारना है, ठीक, कथी मारना है, उत्तल। फिर है 31 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। फिर है गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है। यहाँ पर आपका 31 नंबर हम बता रहे हैं, हाँ 31 नंबर बता रहे हैं, बी हो जाएगा 31 नंबर का आपका। 32 नंबर का बी हो जाएगा, बाकी 32 का नहीं डी होगा, सॉरी 32 का गोलीय दर्पण हो जाएगा द्वारा। फिर आपका दर्पण सूत्र होता है, तो दर्पण सूत्र आपका हो जाएगा 1/v बराबर 1/u बराबर 1/f। ये आपका ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर होगा। देखिए 33 के ये होगा पक्का, हाँ 34 के बी हो जाएगा आपका, 34 नंबर आपका बी हो जाएगा। ये कह रहा है कि स्कूली दर्पण की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है, तो याद रखिएगा उत्तल का होगा। फिर 35 नंबर, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी होती है। तो रुकिए एक सेकंड बता रहे हैं, बी हो जाएगा आपका, 35 का बी हो जाएगा, कथी हो जाएगा बी। फिर है आपका, रुकिए, फिर आपका कि अवतल, ई नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी भी वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो ये देखिए फोकस और ध्रुव नहीं, यहाँ पर आपका आंसर नंबर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। फिर है आपका निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आपका 37 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर है कि फोकस दूरी भी दर्पण के बदल जाता है। 38 नंबर का आपका हो जाएगा, 38 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, 38 नंबर का सी हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा कि आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। तो यहाँ देखिएगा उत्तल दर्पण होगा, हमको लग रहा है कि, एक सेकंड रुकिए तभी। आपका अगला क्वेश्चन है, कई नंबर हम बता रहे थे, 39 नंबर की, आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण को कहते हैं अवतल कहते हैं, ठीक है। फिर आपका 40 नंबर, उत्तल दर्पण आवर्धन का माध्यम होता है। तो आपका 40 नंबर का सी हो जाएगा आंसर, 40 नंबर का क्या होगा, सी हो जाएगा आपका। फिर है अवतल दर्पण द्वारा अवतल लेंस में द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस कह रहा है तो भाषी लग रहा है हमको, अवतल लेंस में ये नहीं कहें, छोटा होगा, क्या कहें, छोटा। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण का विचलन आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब
तो प्रतिबिंब मतलब कह रहा है कि यहाँ पर आपका बी नंबर होगा कि आधा बनेगा। कैसे बनेगा आधा? फिर है आपका 43 नंबर। 43 नंबर है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण आवर्धन धनात्मक होगी तो यदि दूरी का मान कितना होगा? तो दूरी का मान याद रखिएगा सी। आपका आंसर हमारा 10 सेंटीमीटर से कम होगा। एक सेकंड रुकिए थोड़ा। फिर है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है तो बढ़ जाता है आवर्धन का मान। फिर है 45 नंबर। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी प्रतिबिंब सीधा और तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की कवि की दिशा है तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फोकस ध्रुव की ओर, फोकस ध्रुव की ओर। फिर 46 नंबर है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। मेरा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कोई हराने का बात नहीं है। आपका अब क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बाकी गया है। देखिए दो क्वेश्चन बाकी गया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण की बीम प्रतिबिंब एक पर्दे पर किए तथा दर्पण के फोकस दूरी निर्धारण करने के लिए प्रतियोगिता अपने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन कि किस दर्पण के दूर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो अवतल दर्पण का सीधे होता है, मुझे लग रहा है कि नहीं। समतल तो दोनों होगा, हमें समतल तो दोनों होगा। मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।